21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी पत्रकारों की सभा ये प्रतिबंधित रहने वाला है। लेकिन इस बीच धारा 144 लागू, लेकिन हिजाब जरूरी नहीं, 2 कह दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट से लेकर बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, 1 महीना 6 दिन हो चुका है जब ये पूरा विवाद चलते रहा, लेकिन फैसला रिजर्व था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2 कह दिया, हिजाब जरूरी नहीं है। और ये मामला किस तरीके से कोर्ट में पहुंचा था ये भी हम आपको अपडेट करें। कुछ लड़कियां जो कॉलेज पहुंचती हैं, हिजाब पहनती हैं, उनका विरोध ये रहता है कि हम क्लासरूम में बैठ के हिजाब पहनेंगे। ये मामला उसके बाद जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुनवाई बहुत लंबी चलती है और लंबी चलने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिजाब जरूरी नहीं है, ये फैसला आ चुका है। कोर्ट में इस बात पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ ये कहा है कि हिजाब जो है वो इसेंशियल नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। वेयरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट इसेंशियल फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक फेथ, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। यानी कि इस्लाम को मानने के लिए हिजाब उनके धार्मिक जो प्रैक्टिस है, धार्मिक जो प्रक्रिया है, उसका इसेंशियल, उसका जरूरी हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी बहस इस मामले में यही थी। और दूसरी बड़ी बात कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर के 5 फरवरी का आदेश था, उस आदेश को खारिज करने या उसको इनवैलिडेट करने का अदालत को कोई कारण नजर नहीं आता। यानी कि स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर के जो आदेश जारी किया गया था वो पूरी तरीके से सही करार दिया हाईकोर्ट ने। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा बहस भी चली थी और उसके बाद 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुरक्षित विक्रांत, लंबी सुनवाई चली, बकायदा कुरान तक मंगवाया गया हाई कोर्ट में और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला आया है कि धार्मिक कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंच रही है। एहतेशाम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। हिजाब जरूरी नहीं है, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जो कि बार बार दिखाने की कोशिश की गई थी इस फैसले को लेकर। एहतेशाम, देखिए 3-4 बिंदुओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा यही था कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, क्या उसको पहनना जरूरी है महिलाओं को। तो हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की तर्कों को सुनने के बाद ये माना है कि हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है, महिलाओं पर लाजमी नहीं करार दिया जा सकता कि हर मुस्लिम महिला को हिजाब पहनना ही होगा, ऐसा इस्लाम की टीचिंग्स में नहीं है। ये हाईकोर्ट ने माना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो सरकार का आदेश था स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर वो सही था, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तीसरी बात उन्होंने कही है कि स्कूल का जो भी निर्धारित यूनिफॉर्म है वो सबको मानना होगा, सबको पहनना होगा। और चौथी बात ये कि कई ऐसी याचिकाएं आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो पूरा मामला, जो पूरा विवाद है, उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसकी जांच होनी चाहिए। उसको भी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि वो मेंटेनेबल नहीं है, किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, कोई साजिश या कॉन्स्पिरेसी के एंगल को नहीं देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका लब्बो लबाब यही है कि अब सभी मुस्लिम छात्राओं को बिना हिजाब के स्कूलों में जाना होगा, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। शुरुआती वक्त में जब ये सुनवाई चल रही थी तब इन लोगों ने संकेत ये भी दिया था कि अगर हाई कोर्ट से फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था एहतेशाम कि जब तक सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में तब तक हम नहीं सुनेंगे। तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए, जिसमें कि पूरे देश के लिए मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि पहले हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, उनका एक ओपिनियन आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने में आसानी होगी। एहतेशाम, इस बीच क्या उस पक्ष से आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, कल तक तो उनसे बात हुई थी, उनके वकीलों से तब तक तो ये बात हुई थी और उनको भी ये अंदाजा था कि फैसला शायद इसी तरह का आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इससे पहले कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। जो इनकी मांग थी कि कम से कम जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हिजाब लगाने की इजाजत दी जाए, उसको नहीं माना था। तभी ये अंदाजा इनके वकीलों को था। तो अब इन जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके वकील अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसले की कॉपी सामने आ चुकी है? क्योंकि मुझे एक पहलू ये समझना है कि क्या ये सिर्फ कॉलेजों तक के लिए सीमित है या इसको बृहद तौर पे हम देखें?
ये सिर्फ स्कूल कॉलेज को लेकर ये याचिका दाखिल हुई थी कि जो स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म है उसको किस तरह माना जाएगा, क्या उसके अलावा कोई छात्रा हिजाब लगाकर स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब लगाकर आ सकती है या नहीं। और जो राज्य सरकार का आदेश था कि जो यूनिफॉर्म है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, उसमें कोई फेरबदल या छेड़छाड़ नहीं हो, तो सिर्फ ये उसी मामले से के दायरे में है कि जो स्कूल और कॉलेज कर्नाटक में हैं उनमें जो हिजाब लगा के छात्राएं जाती थी वो अब नहीं जा पाएंगी। स्कूलों को ये कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म है उसका पूरा पालन होना चाहिए। एहतेशाम, इस वक्त आप मेरे साथ बने रहिए। मैं दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर जरा ब्रीफ कर दूं सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला हिजाब मामले पे आ चुका है। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यही दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीधे क्लियर ये कह दिया है कि हिजाब जरूरी नहीं है। यानी स्कूल और कॉलेज जो दोनों ने कहा था कि हम हिजाब यहाँ पे नहीं लागू करने देंगे, स्कूल का जो अपना यूनिफॉर्म है उसे पहनना होगा, अब यही बातें लागू होंगी पूरे कर्नाटक में। और जगहों के विवाद को लेकर क्या आगे फैसला आता है उस पर भी हमारी नजर है। फैसले की कॉपी का भी इंतजार है क्योंकि उसमें पूरा डिटेल होगा, वो डिस्क्राइब किया जाएगा। और इस बीच कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में धारा 144 लागू है। एहतेशाम हमारे साथ है। एहतेशाम, अगर ये पक्ष यानी जो हिजाब को चाहता था कि हिजाब पहनने की इजाजत मिले स्कूल में कॉलेज में बच्चियों को मिले अधिकार, उसके पास अब क्या क्या विकल्प है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां कौन सी दलील है, क्योंकि पुरानी याचिका इस कोर्ट में है अभी? फिर से पूरी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब पूरे मामले की फिर से सुनवाई होगी, जिसमें जो भी तर्क मुस्लिम पक्षकारों का है उसको वो वहां रखेंगे। अब जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी यही उम्मीद होगी कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर फौरी तौर पर रोक लगा दे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाए। चाहूंगी बीजेपी नेता अमित मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय, पूरे एक महीने तक पूरे देश में हमने विवाद देखा हिजाब को लेकर, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला यह दिया हिजाब जरूरी नहीं है। सिंपल। देखिए, ये विवाद कुछ लोगों ने खड़ा किया, हाँ। जानबूझकर खड़ा किया, और ये पहली बार नहीं है कि किसी अदालत ने इस बात को कहा है। पहले भी केरला हाई कोर्ट में इस प्रकार के मसले पहुंचे हैं और वहां पर एक बार नहीं लेकिन कई बार हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, और यही इस्लामिक स्कॉलर्स भी कहते रहे हैं। लेकिन पीएफआई और उसका स्टूडेंट विंग जो वहां पर है वो मुसलमानों को लेके, मुसलमान बच्चियों को खास तौर से लेके इस प्रकार की राजनीति करना चाहता है। वो चाहता है कि जो बच्चियां घर से निकलकर पढ़ना चाह रही हैं, अपने सोच के दायरे को बढ़ाना चाह रही हैं, उन्हें किसी प्रकार से रोका जाए। इसलिए धर्म के नाम पर उनको हिजाब में ढकेलने का ये जो प्रयास पीएफआई और तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जिसमें कांग्रेस और अन्य दल भी शामिल हैं, उनके लिए बड़ी हार है। अमित जी, जब इन बातों का आप जिक्र करें तो पीएफआई का भी आपने जिक्र किया, जयपुर में उनके तरफ से आंदोलन किया गया, मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि किस तरीके से हो हंगामा मचा। किसी ने इंतजार नहीं किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जाने देते हैं उसके बाद हम कुछ कहेंगे, क्योंकि ये हंगामा राजनीति से प्रेरित था, इसीलिए हाईकोर्ट के निर्देशों का इंतजार नहीं किया गया। यहाँ तक कि केरला हाईकोर्ट ने इस प्रकार के मामलों में जो पहले फैसले सुनाए, अगर उसको ही देखते तो भी इस हंगामे की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये हंगामा शुद्ध रूप से राजनीति के लिए और मुस्लिम महिलाओं को खास तौर से बुर्के के पीछे धकेलने के लिए, जो तथाकथित कट्टर संगठन है मुसलमानों के, उन्होंने ये कवायद शुरू करी। और अब केरला और कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित जी, लेकिन हमने जो देखा है पूरा ये एक महीना जिस तरीके से विवाद हुआ और कई पार्टियां खुलकर सामने आई, हमें लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जिस तर्ज पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने और उससे पहले केरला हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो बदलने वाला नहीं है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस्लाम में कहीं पर भी हिजाब की बात नहीं करी जाती है, महिलाओं को बुर्के में रखने की बात नहीं कही जाती है। और ये बात इस्लामिक स्कॉलर्स ने, जो लोग इस्लाम के और जो लोग कुरान के जानकार हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये कुछ कट्टर मुसलमान संगठन
मुस्लिम महिलाओं को आगे ना बढ़ने देना चाहते हैं, उनको धर्म के नाम पे बुर्कों में धकेलना चाहते हैं और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ अगर हमें कदम बढ़ाना है तो उनको शिक्षित करना है, उनको इन प्रथाओं से बाहर निकालना है, चाहे वो ट्रिपल तलाक की प्रथा हो या उनको हिजाब में और बुर्के के पीछे डालने की प्रथा हो, इन सब से निजात दिलानी होगी। और इस बीच हमने ये भी देखा कि कई मुस्लिम स्कॉलर भी ये कहते रहे, हालांकि इस बीच अमित जी, मैं आपका पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूँ। संसदीय बोर्ड मैं वो कहता हूँ। आज संसदीय पार्टी का तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक से ही। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में धारा 144 लागू है। अमित मालवीय बीजेपी के लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी कहा कि सरासर राजनीति हुई, कुछ पार्टियों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कदम बढ़ाया और गुमराह करने की कोशिश की गई। ट्रिपल तलाक पर भी इसी तरीके से आवाज उठाई गई थी और ये पर्देदारी को लेकर यानी हिजाब को लेकर भी यही स्टैंड लिया गया। एहतेशाम मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए। एहतेशाम, ये शुरुआती वक्त से भी इस तरीके के संकेत मिलने लगे थे। ऐसा कहा भी जा रहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है तो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इसे उस तरीके से भुनाया जा रहा है। क्या यही सच्चाई जो कोर्ट का जजमेंट है उसको देखते हुए? देखिए, कोर्ट को जो फैसला देना होता है उसमें राजनीति नहीं होती। नहीं, मेरा सवाल एहतेशाम बिल्कुल अलग है। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव था, जो लोग हिजाब के मुद्दे को भड़का रहे थे, क्या वो राजनीति कर रहे थे? कोर्ट का फैसला अलग है। शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, बहुत सारे डिबेट्स हमने किए इस हिजाब के मुद्दे पे, कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन आज यही सच्चाई निकलकर सामने आई है कोर्ट के फैसले के रूप में कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। एहतेशाम का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं बड़ी खबर आपको बता दूं अभी तक क्या क्या हुआ है। ये विवाद 9 फरवरी से चलता रहा, उसके बाद 25 तारीख को फैसला रिजर्व रखा गया। शहजाद पूनावाला बीजेपी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, ये सवाल बहुत अहम है कि आपने देखा पूरे 1 महीना तक इस मुद्दे को खूब भुनाया गया, लेकिन कोर्ट से आज फैसला यह आता है कि हिजाब अनिवार्य नहीं है। देखिए, सत्यमेव जयते से मैं शुरुआत करूंगा और ये जीत है उन लोगों की जो संविधान को ज्यादा तरजीह देते हैं। पर अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां जो हमेशा लड़कियों लड़ सकती हूं की बातें करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कट्टरपंथियों के साथ बार बार खड़े रहने का उनका इतिहास है। शाहबानू से शहरा बानू, 3 तलाक के मामले में हो या हिजाब के मामले में हो। हम केवल इतना कह रहे थे कि हिजाब क्लासरूम में जहां पर रूल है यूनिफॉर्म पहनने का, वहां पर नहीं पहना जा सकता। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने यूपी के चुनाव को मद्देनजर देखते इस पर भड़काने की कोशिश की, इस पर मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश की, हिजाब के नाम पर जो आग लगाई गई, सांप्रदायिकता फैलाई गई, आज उसको एक करारा तमाचा मिला है कोर्ट की तरफ से। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है पर महिला अधिकारों पर आघात करने का उसका चरित्र रहा है, क्या आज कांग्रेस पार्टी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे दल जो है वो क्या माफी मांगेंगे? जिस प्रकार से most important than anything else, and High Court has settled the matter now. Hence, I request everybody to follow the High Court order and maintain peace and order and allow the children to do their education as usual. The next 2 weeks will be very crucial for your government because agitation elements might be ignited. ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾದ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಗಳಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದೊಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು
ಹೂವು ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला आ चुका है कोर्ट का, आपको इस फैसले को मानना होगा, शांति बनाए रखनी है। शहजाद जी, इस वक्त आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो वहां देखिए फैसला आने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर धारा 144 अलग अलग जगहों पे लागू है, फैसला आने के बाद भी। देखिए, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एमआईएम और बाकी दल इस पर भड़काने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं के जिस प्रकार के बयान आए, जिस प्रकार से उन्होंने पीएफआई को राजस्थान में मंच दिया, जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा की वारदातें सामने आई, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग संविधान और कोर्ट की बातों पर नहीं यकीन रखते और बार बार केवल अपने वोट बैंक के चक्कर में भड़काने की कोशिश करते हैं। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए, जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और हर बिंदु पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया था वो बिल्कुल सही था और क्लासरूम के भीतर हिजाब नहीं पहना जा सकता, और कांग्रेस की तो ये मानसिकता थी कि वो सिखों की पगड़ी को भी उतारना चाह रही थी। उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। तो आज इन सारे कृत्यों के लिए कांग्रेस पार्टी और उनकी अध्यक्षा को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण का गला घोटकर केवल कट्टरपंथियों के वोट बैंक को साधने के लिए इस प्रकार की उन्होंने राजनीति यूपी चुनाव के दौरान इस पूरे मामले पर की। शहजाद जी, बच्चियों के नाम पे राजनीति, बुर्के के नाम पे, हिजाब के नाम पे राजनीति, यानी महिलाएं पीछे जाती है तो जाएं, लेकिन राजनीति आगे होनी चाहिए, ये मकसद। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही यही रहा है। शाहबानू से लेकर, जब शाहबानू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के दबाव में उनके अधिकारों का गला घोटा। जब शायरा बानू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून को बनाने की बात की तो उसका विरोध किया गया। फिर से एक बार शायरा बानू और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का गला घोटा गया, और आज प्रियंका वाड्रा जो लड़कियों लड़ सकती हूँ की बातें करती है, वो कहती है कि देखिए पर्दा तो दकियानूसी होता है, ये अशोक गहलोत कहते हैं, परंतु मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में कैद करके रखने की जो मानसिकता थी, आज उसको एक करारी चोट पहुंची है। आज कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, महिला विरोधी चेहरा भी सामने निकल कर आ चुका है। शहजाद जी, वक्त देने के लिए शुक्रिया। मालविका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे भी सेम सवाल यही कि अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो राजनीति कर रहे थे इस पे? मेरी तो ये मिन्नत है बच्चों से कि प्लीज वापस स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ। 1 महीने से जिस पॉलिटिक्स में तुम पढ़े हो उससे तुम्हारी पढ़ाई रुक गई है, इसलिए प्लीज गो बैक टू स्कूल because they have got dragged into politics that is not for them. These are vested interests doing it. Everyone is aware of how they were instigated. जा सकते थे बिना हिजाब के, सडनली दिसंबर से लेके जनवरी तक। मालविका जी, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं आपका फिर रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला तो आ चुका है, लेकिन अभी भी खतरा भांपा जा रहा है कि शायद वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। इसके लिए धारा 144 लागू है। इससे जिसे वहां भारी तबाही मची हुई है, रूसी सेना ने बमों और मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को फिर निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इमारतें जलकर राख हो गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दमकल कर्मी उस इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और फिर वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर रखकर राहत और बचाव टीम नीचे उतारती नजर आई। इमारत के अंदर आग लगने और धुआं फैलने की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। इसी तरह कई दूसरी इमारतें भी रूसी मिसाइलों से तबाह हो गईं। उनमें लगी आग घंटों तक जलती रही। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस ने एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के एक हथियार डिपो को मिसाइल दागकर तबाह करता दिखा। इससे पहले उस लड़ाकू विमान को हमले के लिए तैयार किया गया। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए उसमें मिसाइल और बम लगाए गए। इसके फौरन बाद बम बरसाने वाले उस विमान को लेकर रूसी पायलट आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में वो यूक्रेन के एक इलाके में मौजूद हथियारों के गोदाम के ऊपर पहुंच गया और फिर एयर स्ट्राइक कर उसे बर्बाद कर दिया।
इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना पर आसमान से कहर ढाता दिखाई दिया। हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें यूक्रेन की सेना के कई टैंक ध्वस्त नजर आए। यही नहीं, रूस के उस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले की अपनी तैयारियों को परखते दिखे, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। वहीं यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, तभी उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर गिरी और बीच सड़क पर आग लग गई। अचानक हुए इस हमले को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस मिसाइल हमले के बाद वहां भारी मात्रा में धुआं फैल गया, जिस वजह से कुछ दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी ही बंद हो गई। इस बीच रूस की एयर स्ट्राइक से थर्राए ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो देशों पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी, जिनसे वैसी ही तबाही होगी जैसी एक दिन पहले पोलैंड के पास यूक्रेन की पश्चिम सीमा के पास हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस की मिसाइलें वहां एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर गिरी थी, जिनसे ऐसी तबाही हुई थी कि रूह कांप उठे। रूस के इस हमले से ज़ेलेंस्की भी थर्रा उठे। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी तक दे डाली। Не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. На територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. यूक्रेन की ये मांग नाटो देश पहले ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दलील दी कि रूस के हवाई हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान नहीं उड़ पाएंगे, और अगर उड़े तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ नहीं सकता। एयर स्पेस बंद होना और नो फ्लाई जोन घोषित करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से केवल कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, जबकि नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। युद्ध में नो फ्लाई जोन घोषित करना बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, क्योंकि किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश या संगठन को वहां लड़ाकू विमान भी भेजने पड़ते हैं। नाटो देश इसी वजह से यूक्रेन की बात नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसा करने पर वो भी युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर, स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार। पहले की तरह कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, ये कोर्ट का, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है। हिजाब की मांग वाली सभी अर्जी, सभी याचिका खारिज हो चुकी है। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन बरकरार है। जो स्कूल कॉलेज की तरफ से यह हिदायत दी गई थी कि आपको यहाँ पे नहीं पहनना है हिजाब, यही फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का भी है। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। और ये कहा गया है शिक्षण संस्थानों में हिजाब अनिवार्य नहीं है, वहां हिजाब नहीं जरूरी है, ये कह दिया गया है। अब पहले की तरह स्कूल कॉलेज चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी भी वहां पे खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। और यही वजह की धारा 144 पूरे कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां यह आशंका है वहां पे लागू है। तो इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। हिजाब की मांग वाली सभी याचिका, सभी अर्जी खारिज हो चुकी है। लेकिन क्या ये पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा इस फैसले को लेकर, ये सवाल है। मैं कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जब उस पक्ष का रुख सामने आता है। लेकिन ये 3 तस्वीरें, बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब किस तरीके से इस पे सियासत हुई। हिजाब पर बड़ा फैसला आ चुका है, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिजाब पर सभी याचिका खारिज। और अब आगे क्या रास्ता बनता है ये हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन क्या पहले की तरह स्कूल कॉलेज वहां पे खुल पाएंगे और पहले की तरह सुचारू रूप से चल पाएंगे, क्योंकि कर्नाटक के स्कूल से निकला हुआ जो विवाद है
वो कहां तक पहुंचा, देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया था और पूरा विवाद हुआ 1 महीने तक। इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है इस हाईकोर्ट के फैसले के जरिए, लेकिन क्या लगता है कि ये अब मामला यहीं ठंडे बस्ते में चले जाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस मामले को, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और जो याचिका करता है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे याचिका करता या फिर सरकार, जो इन्होंने इसको चुनौती दी थी और ये कहा था कि हिजाब इसेंशियल पार्ट नहीं है, वो लोग भी, जो भी फैसला आता सुप्रीम कोर्ट ये जाना लाजमी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही एक आखिरी फैसला होता है जो सभी पर मान्य होता है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस पर चुनौती दी जाएगी। हालांकि वो लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट का भी आदेश मिला है, एक बार पूरा विस्तृत आदेश मिल जाए, उसे पूरा पढ़ने के बाद उसको एक बार आपस में विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को अगर हम देखें तो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, जो 3 जजों की बेंच है चीफ जस्टिस की, उन्होंने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि तो कुरान और बाकी चीजों को भी देखने के बाद कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हिजाब जो है वो बहुत जरूरी और इसेंशियल हिस्सा है आपके धार्मिक प्रक्रियाओं का। तो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कई चीजों को, कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और हाईकोर्ट ने जो 5 फरवरी का आदेश था उसको भी सही ठहराया है। तो अब इसे चुनौती तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी, लेकिन तब तक के लिए हाईकोर्ट का यह आदेश बाध्यकारी होगा, सभी को मानना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे मिलता है या कोई कार्रवाई होती है तब तक के लिए सभी पक्षों को इस आदेश को मानने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा, उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। विक्रांत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा उस बीच भी हमने देखा खूब सियासत, चाहे वो कर्नाटक हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहां से उस तरीके से सियासत की तस्वीरें सामने आती रही। और जब तक ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में था विक्रांत, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, पहले आप वहां सुनवाई हो जाने दीजिए, उसके बाद आप मेरे पास आइएगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला तो जाएगा ही जाएगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस समय पे हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था उस समय देश के राज्यों के विधानसभा चुनाव भी चल रहे थे, तो राजनीति इस पर काफी ज्यादा हुई। लेकिन अब चूंकि चुनाव भी निपट चुके हैं तो राजनीतिक बयानबाजी क्या आती है, किस तरह की आती है, इसका भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना तो तय है, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने बताया, ये साफ कहा था कि अभी चूंकि हाईकोर्ट इस मामले को सुन रही है तो उनका हस्तक्षेप करना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए तो उसके बाद देखेंगे। तो अब ये हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, तो काफी झटका याचिकाकर्ताओं को लगा इस फैसले से, तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से इस मामले में अपील की जाएगी। विक्रांत, लेकिन एक चुनौती सबसे ज्यादा अहम ये है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है बीते 1 महीने से और आज की भी स्थिति यह है कि तमाम सख्ती और पाबंदी का आलम यह है कि धारा 144 लागू है। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जाएं, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई अब सुचारू हो, ये जरूरी है। अब देखिए, अब क्योंकि वर्तमान जो आदेश है हाईकोर्ट का वो सभी पर बाध्यकारी है, सभी को मानना होगा और सरकार को भी उसे लागू करवाना होगा और बच्चों को भी ये समझना होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दिशा निर्देश नहीं देता, तब तक के लिए हाईकोर्ट के आदेश को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और अभी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर नियम बनाया गया था वो उसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। तो बच्चों को, सरकार को भी ये कोशिश करनी होगी कि बच्चों को ये समझाया जा सके, उनके परिजनों को ये समझाया जा सके कि अब चूंकि हाईकोर्ट का ये आदेश आ गया है, पहले ये कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है, अब हाईकोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, तो उसके मुताबिक सभी को इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी विक्रांत, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार हम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की बातें सुनवा दें, हिजाब मामले पर उन्होंने क्या कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीज़ों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में
न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है। सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें और कोई इसके बाद इसका विवाद न हो जाए, यही मैं प्रार्थना सबसे संबंधित लोगों से करता हूँ। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन विक्रांत, इससे पहले जब हम नेताओं से, लीडर से, प्रवक्ता से हम बात कर रहे थे तो उनका सीधे सीधे यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो शाबानों का मामला हो या ये मामला हो, सियासत के आड़ में महिलाओं को पीछे धकेलने का काम करती है। अब इस पे लगता है कि फिर से राजनीति होगी वापस। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मामला अभी चूंकि हाईकोर्ट में का आदेश आया है और हाईकोर्ट से एक पक्ष को झटका लगा है, लेकिन सरकार जो बात कह रही थी, राज्य सरकार जो बात कह रही थी, वो हाईकोर्ट से सही ठहराई है। तो दूसरा पक्ष निश्चित तौर पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी भी जरूर आएंगी, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और इस देश में राजनीति और धर्म हमेशा से, कितना भी राजनीतिक दल कहते रहे, लेकिन वो जुड़ा हुआ है आपस में, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी तो निश्चित तौर पर सामने आएगी। लेकिन अब बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चों की पढ़ाई इतने दिनों पहले कोविड के कारण प्रभावित रही 2 साल तक, और अब इस पूरे विवाद के चलते उस पर किसी तरह रोक लगनी चाहिए, उस पर किसी तरीके से विचार करना चाहिए कि पढ़ाई को अब सुचारू किया जा सके, क्योंकि हाईकोर्ट एक संवैधानिक संस्था है जिसका आदेश अब सामने आया है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई बात या इसके सामने नहीं आता तब तक के लिए वो बाध्यकारी है। सभी को मानना पड़ेगा उसे, और उसको मानते हुए बच्चों की क्लासेस दोबारा से शुरू हो सके, इसकी कोशिश सरकार को भी करनी पड़ेगी और बच्चों के परिजनों को भी करनी होगी। हाईकोर्ट का फैसला, जब तक इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती और जब तक सुप्रीम कोर्ट को इससे नहीं लगाता, तब तक के लिए सभी पर ये पूरी तरीके से बाध्यकारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और एक राज्य के हिसाब से देखें तो हाईकोर्ट का फैसला ही अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट लिहाज से सुप्रीम है वहां का, लेकिन ये संविधान में लिहाज है कि आप जाके वहां पे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके फैसले का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वाकई अब चुनौती यही है कि पढ़ाई कैसे हो वहां पे, स्कूलों में फिर से कैसे, क्योंकि ये 6 बच्चियां ही कोर्ट पहुंची थी विक्रांत, ये 6 बच्चियां ही कोर्ट पहुंची थी। तो क्या आने वाले दिनों में हमें, मैं विक्रांत आपका रुख करूंगी, प्रेम शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। प्रेम शुक्ला जी, बीते 1 महीने में खूब राजनीति हुई, लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल अलग आया है। कहना है कोर्ट का सीधे वही जो राज्य सरकार ने कहा था, हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। देखिए, अब माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया। इस बात को जो है अनावश्यक जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं वो इस देश की महिलाओं की सशक्तिकरण की जो भी योजनाएं आती हैं उनका विरोध करती है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे पर्दा का मामला हो, लगातार मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के विरोध में आमादा जो मुल्लावादी शक्तियां हैं उन्होंने हिजाबवाद के नाम पर अनावश्यक इस देश में महिलाओं को परेशान करने का एक षड्यंत्र रचा था कि ताकि जो लड़कियां हैं वो विद्यालय न जा सके, हिजाब के मुद्दे पर विवाद हो और ये लड़कियां जो प्रगतिशील विद्यालयों में जाकर आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं वो आधुनिक शिक्षा से वंचित रह जाएं, वो मदरसा छाप मुल्लों के हवाले रहें और उनमें आधुनिकता का विकास ना हो। लेकिन इस षड्यंत्र के तहत ये हिजाबवाद उठाया गया। अब ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपकी वहाँ पे सरकार है, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि अब वहाँ पे पढ़ाई कब से शुरू होगी? नहीं, पढ़ाई तो तत्काल शुरू होगी। पढ़ाई को बाधा नहीं आने पाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं से वंचित सर, वो लोग फिर से गुमराह करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करो और हो सकता है विवाद आने वाले दिनों में हो। हाँ, वो ट्रिपल तलाक के मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में अंततः उनको क्या दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील पर फैसला नहीं होगा तब तक उनको हिजाब उतारकर विद्यालय के गणवेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना पड़ेगा। इस तरह की जो दकियानूसी शक्तियां हैं जो आधुनिकता के, शिक्षा के, महिलाओं के सशक्तिकरण के विरोध में आमादा हैं, ऐसी शक्तियां पराभूत होंगी, ये सुनिश्चित है। मेरा सवाल इस लिहाज से था क्योंकि हमने देखा जब ये कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और वहां स्कूल कॉलेज खुले भी थे, तभी भी बच्चियां जानबूझकर वहां पे वैसे हिजाब पहन के जाना, तो ये शायद हमें फिर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा फैसला आने के बाद। ऐसी शक्तियों का दमन सुनिश्चित है। हाँ। जो लोग शिक्षा में महिलाओं के सशक्तिकरण के विरोध में, जिसको हमने बचपन से, यही कांग्रेस की सरकारें थी ना जो पाठ्यक्रम में पर्दा प्रथा जो है कुप्रथा के रूप में पढ़ाती थी, और आज वही कांग्रेस का वकील देवदत्त कामत जिस तरह से सुश्री प्रियंका वाड्रा ने इस मामले में चुनाव के समय कूद कर
जिस तरह से प्रयास किया कि महिलाओं, जो लड़कियां हैं, उनको जो वस्त्र पहनना हो पहनने की छूट है, पहनने की छूट निश्चित तौर पर है, लेकिन क्या कोई जो है हिजाब पहनकर फुटबॉल खेल सकता है मैदान पर? तो नहीं। क्या कोई सानिया मिर्जा? चलिए प्रेम जी, फिलहाल शुक्रिया। सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस, आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें, या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लोग अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनते हैं, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सलवार सूट पहन रहा है, तो स्कूल को छोड़ करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सब चलता है। और हमारे आर्टिकल में, संविधान में राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 का हमारा आदेश भी है और कि राइट टू चॉइस का, तो ये हमारे ऊपर है। और हमारे देश में हमारे भारत की बेटे और बेटियों को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री को इस वक्त आप सुनिए, हिजाब विवाद पर उन्होंने क्या कहा एसपी सिंह बघेल को। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया, जो हिजाब का जो बैन था उसको जायज ठहराया है, उसको कहा कि कर्नाटक सरकार का फैसला सही था। मैं पहले अध्ययन कर लूं तो इसके बारे में बात करूंगा। तो इस वक्त हम एक एक करके बयान भी सुनवा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सदस्य इस वक्त आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, शाइस्ता को, उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि शिक्षा जरूरी है और ये अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से अगर इस फैसले को एक्सेप्ट किया जाता है, आने वाले दिनों में कुछ विवाद नहीं हो, इस बात की सभी उम्मीद करते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल जैन को इस वक्त सुनिए। जजमेंट भी आया कर्नाटक हाईकोर्ट का, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट सरकार के फैसले को, हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको सही ठहराया है। देखिए, मैंने इस विषय में पहले भी बोला है कि यूनिफॉर्म मतलब क्या है। स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सब लोग एक जैसे रहें, एक ही फॉर्म में रहें, अमीर गरीब जाति बिरादरी धर्म पंथ कुछ न रहे, तो इसके चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब लोग राजनीति करते हैं अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की, इसके कारण से इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। बेसिक बात इसलिए ये बढ़ाई गई है कि मुस्लिम महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो लगाव है, जो श्रद्धा है, उसको कैसे कम किया जाए, इसलिए ये कोशिश की लोगों ने। अब उसमें वो सफल नहीं हो। गौरव भाटिया बीजेपी लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, खूब सियासत हुई, खूब राजनीति हुई, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ चुका है कि हिजाब जरूरी नहीं है। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है जो देश को आगे लेके जाएगा। और इसमें दो बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद संविधान के तहत उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो हिजाब पहनने का हक है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये मूल जो है हिस्सा नहीं है इस्लाम का। और दूसरी बात, मूल अधिकार हृदय है हमारे संविधान के, लेकिन मूल अधिकारों पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस फैसले को आपको धर्म के चश्मे से नहीं देखना है, धर्म के चश्मे को उतार के इसको अनुशासन की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से कि स्कूल और कॉलेज में सभी छात्र बराबर हैं और वहां पे यूनिफॉर्म हो सकती है, इस चश्मे से आपको इस फैसले को देखना है। गौरव जी, लेकिन जो विवाद कर रहे थे वो कहाँ रुकने वाले हैं? वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, कुछ देर में ऐसी बातें आ ही जानी है।
देखिए, इस देश में एक कल्चर बन गया है कि संविधान को तार-तार करके और केवल विरोध करिए, प्रदर्शन करिए और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कहे उसकी अनदेखी करिए। लेकिन ये देश केवल संविधान से चलेगा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद विरोध हुआ, सीएए में विरोध हुआ, लेकिन देश की जनता एकजुट हो जाती है और ऐसे लोगों को, जो लोग अब प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स बन गए हैं, उनको उचित जवाब देना जानती। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। कर्नाटक में ये हालात बन गए हैं कि धारा 144 लागू है, तो अब ये चुनौती कैसे खत्म होगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बच्चे किसी भी धर्म के हों, वो हमारे अपने बच्चे हैं। बिल्कुल। हमें उन्हें ये बताना होगा कि किताब जो है वो महत्वपूर्ण है और पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद IAS IPS बनेंगे। और दूसरी बात, अगर आप न्यायालय जाते हैं और फैसला आपके हक में नहीं आता है, तो भी क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप जो है उस फैसले का पालन करें और उसका सम्मान करें? और यही उम्मीद परिपक्वता की मैं सारे बच्चों से करता हूं। हमारा विश्वास है वो उच्च न्यायालय के फैसले को मानेंगे। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक सरकार के सामने यही है कि बच्चे अब लौटे, स्कूल कॉलेजों में लौटे, क्योंकि अब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इस बीच हम अभी तक क्या क्या हुआ है ये बताते हैं। ये पूरा विवाद तब से शुरू हुआ जब कुछ बच्चियां हिजाब पहनकर जाती हैं स्कूल के यूनिफॉर्म के बगैर। उसके बाद वहां पे उन्हें रोका जाता है, ये मामला पहुंचता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में सुनवाई लंबी चलती है, दोनों पक्षों की दलीलें लगातार चलती है, जिसमें कुरान भी मंगाया जाता है। और उसके बाद जो बीते 1 महीने 6 दिन के बाद जो ये फैसला आया है, उसमें यह कहा गया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार, हिजाब बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। ये हम वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां से विवाद ने यू टर्न लिया था। ये जो एक लड़की का, मुस्कान इसका संभवतः नाम है, इसका वीडियो जब सामने आया था, कुछ बच्चे वहां पे भगवा रंग के स्कार्फ में भी पहुंच गए थे और ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं था, ये देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो जयपुर हो या फिर मुर्शिदाबाद हो, पश्चिम बंगाल का, इन सब जगहों पे पहुंच गया। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुनिए, उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन के फैसले को उन्होंने उचित ठहराया है। अभी मैं जजमेंट देखा नहीं है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन है, मुझे अभी मैसेज आया कि उसका ऑर्डर हुआ है, तो मैं अभी उसका जजमेंट का ऑर्डर का कॉपी वगैरह देखा नहीं है। तो फैसला आ चुका है, लेकिन डिटेल फैसला क्या कहता है इसका सभी को इंतजार है। और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक बार फिर से बयानबाजी, और उस बयानबाजी में क्या, इन सारी बातों का इंतजार। लेकिन हम आपको पूरा विवाद ये बीते 1 महीने 6 दिन का बता रहे हैं कि कब से लेकर क्या कुछ हुआ अभी तक।